This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जिसमें हम जो है वो पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो किसी के लिए भी रिविजन वाली नहीं है, सभी के लिए आज का टॉपिक नया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन तो करना पड़ेगा, बट उसके बाद टॉपिक जो है वो बिल्कुल नया स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से सीखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से आंसर करना। डाउट हो तो पूछ लेना। उससे पहले हम बात करते हैं पोल रिजल्ट की, पिछली क्लास का। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में आपसे एक सवाल पूछा गया था, वैसे तो दो पूछे थे, लेकिन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। प्रैक्टिस क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में नहीं आता, जो रियल क्वेश्चन होता है उसी का पोल रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो उस सवाल के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है अयान एंड अल्फिया, अमन, अश्विनी, खुशी, अंजलि, हर्षिता, प्रियंका, अमन, अलका, पिंकी, सतीश, खुशी, रानी, सुरुचि, काजल, भूमिका, मनीषा, दीपिका, निकिता, साहिल, नेहा, वंदना, सुहानी, अमिता, हिमांशी, नेहा, एक और नाम से अंजलि, लक्ष्मी, खुशबू और सूरज यादव जी के नाम से जो भी थे, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रीन जो मार्क होता है, ग्रीन का मतलब कि इन्होंने सारा क्वेश्चन सही किया, लेकिन जो व्हाइट मार्क होता है इसका मतलब इन्होंने पोल में तो आंसर किया। अच्छा, इन्होंने पोल में तो आंसर किया लेकिन आंसर गलत हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहती कि आप सही आंसर लेके आओ, आप गलत आंसर भी करो पर पोल में करो। क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही बच्चे हैं जिन्होंने पोल में आंसर किया था। देखो, यहां से लेके यहां तक बस इतने ही बच्चे हैं जो पोल में आंसर कर रहे थे। उसके अलावा नीचे वाले को देखा जाए तो ना इन्होंने पोल में आंसर किया और ना ही जो अगले पेज पर है इतने सारे इन्होंने पोल में आंसर किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर क्लास में आए हो तो आंसर दिया करो। और क्लास की टाइमिंग देखो तो कितनी कम है। कोई 8 मिनट आया है, कोई 38 मिनट, कोई तो 6 ही सेकंड है, कोई 16 सेकंड, 27 मिनट। ऐसे से नहीं होना चाहिए। टाइमिंग भी आपकी पूरे 1 घंटे से 50 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए और पोल में भी आंसर देना ही देना है, ठीक है। तो अब इस तरह से रिजल्ट भेजा जाएगा। जिनके सारे सही होंगे वो सभी ग्रीन में ऊपर, जिन्होंने आंसर किया होगा लेकिन गलत हो गए होंगे आंसर, कोई बात नहीं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वो व्हाइट वाले में। लेकिन रेड वाले में अगर नाम आ रहा है तो अगली क्लास से आपकी अब्सेंट मार्क मानी जाएगी। जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है उनका केस अलग है, लेकिन जिनके पास पोल है फिर भी आंसर नहीं करते तो शायद आपकी अब्सेंट लग जाए। चाहे आप क्लास को पूरा 1 घंटा ज्वाइन करो, आंसर पोल में नहीं किया तो प्रेजेंट भी मार्क नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। तो अभी इसी पे आधारित एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है। समीकरण है x माइनस का 2y बराबर में 6। आपने पता करना है कि इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा, इस समीकरण की जो ग्राफ की रेखा बनेगी, उस ग्राफ की रेखा पर 3,0 ये वाला बिंदु आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ग्राफ की रेखा पर ये वाला बिंदु आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको लगता है आएगा तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना। अगर लगता है नहीं आएगा तो भाई ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। पोल आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, ठीक है। अभी अपना आंसर निकाल लो क्योंकि ग्राफ नहीं दिया है। जब ग्राफ नहीं दिया होता है तो कैसे जांच करते हैं? हाँ बोलो मैम। 0,3 है। हाँ 0,3, ठीक है। तो जब ग्राफ नहीं दिया गया होता तो चेक कैसे किया जाता है वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो उसी पे आधारित ये सवाल है। तो सभी चेक करो और चेक करने के बाद जवाब दो। आपको क्या लगता है ये बिंदु ग्राफ की रेखा पे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। पोल में आंसर करना है सभी ने। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता पोल कहाँ है तो पूछ लेना। हाँ, जिसने कर दिया हैंड रेज कर लो। और आखिरी बार एक और चीज रिपीट कर रही हूं कि जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे माना जाएगा कि वो क्लास में थे ही नहीं। ओके ओके, उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया और खुद कहीं चले गए, ऐसा मानेंगे फिर, ठीक है, कि क्लास को तो ज्वाइन किया पर खुद भाई कहीं भाग गए।
तो इसलिए अच्छे से सॉल्व करो। हाँ, आपको मतलब माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप बस हैंड रेज कर लो। जिसका भी होता जा रहा है ना, सिर्फ हैंड रेज कर लो तो मुझे पता चल जाएगा किसका किसका हो गया। वेरी गुड, 28 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास 56 बच्चे हैं। 56 में से 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी 30 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। माइक ऑफ रखो, माइक ऑन नहीं करना है किसी ने भी। अभी भी माइक ऑफ है भाई किसी का? ठीक है, 38 स्टूडेंट्स, 38 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। और क्लास में हमारे पास अब 58 बच्चे हैं। 58 में से 2 बच्चों के पास पोल नहीं आता। हाँ बेटा, माइक ऑफ कर दो। डन बोलने के बाद माइक ऑफ कर दो, बिल्कुल। तो अभी बच्चे हैं 57। ओके, ठीक है। हैंड रेज भी करो पुष्पा, हैंड रेज भी करो, हाथ के निशान को दबा दो। हाँ बिल्कुल। 44 बच्चों ने, हाँ बेटा बिल्कुल, 44 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ग्राफ की रेखा पे आएगा तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ग्राफ की रेखा पे नहीं आ सकता तो फिर बी पे टिक कर दो, सिंपल। अभी वेट करूंगी मैं सिर्फ 1 मिनट का। जैसे ही 42 होंगे वैसे ही हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है। ओके। हाँ, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, मैं कर दूंगी आपको ऐड, सभी को ऐड कर दूंगी जिन्होंने पहले मैसेज कर दिया है। अभी क्लास पे ध्यान दो। पूरे 1 मिनट का समय है अभी भी। जिसने नहीं किया आंसर कर दो, क्योंकि सिर्फ 49 बच्चों ने आंसर किया है और क्लास में हमारे पास है 56। मैम क्या बताना है इसमें? 56 बच्चे। ये जो बिंदु है 3,0, ये बिंदु इस समीकरण की ग्राफ की रेखा के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका पता कैसे लगाते हैं तो वो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो चलो 42 हो चुके हैं। अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि 3 से 4 मिनट इस क्वेश्चन के लिए आपको मैंने दे दिए थे। 10, ओके, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल अपना आंसर बताओ। ठीक है, अभी बहुत से बच्चों को लग रहा है ए। अब इसका अच्छे से सोल्यूशन देखेंगे। अगर ये बिंदु आपको लगता है कि ग्राफ की रेखा पे आएगा तो इसका मतलब ये पक्का इसका हल है। क्या है इसका? ये पक्का हल है। और हल को लिखा जाता है ऐसे, x, y के रूप में। हल को कैसे लिखते हैं? x, y के रूप में। तो यहां से हमने एक चीज का पता किया, हमने ये पता किया कि x जो है वो, सॉरी 3-0 नहीं था भाई, 0-3 था। अच्छा, आप सभी ने क्या, आप सभी ने 3-0 लिया या 0-3 लिया? 0,3। ठीक है, मैंने 3-0 लिखा था ना। अगर मैं 3-0 लिखूं तो, मैं 3-0 लिखूं ना तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 0,3 हो 3,0 हो, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा था x, y, क्योंकि हल ऐसा होता है। यहाँ से हमने एक चीज का पता लगाया कि x 0 के बराबर है, y 3 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को समीकरण में भर देंगे। x 0 है मतलब, अभी बेटा हेलो फ्रेंड्स नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दो क्लास में। x की जगह पे हम लिखेंगे 0, माइनस का निशान 2 रहेगा, ऐसे का ऐसा, क्योंकि 2 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 तो 2 ही है। और y की जगह पे 3 है तो लिख देंगे 3। और बराबर में 6 था तो हम भी 6 ही लिखेंगे।
ठीक है, यहां तक सभी को? अगर आपने ऐसा नहीं किया था तो भाई इसको अपनी कॉपी पे नोट करो। इसका सोल्यूशन ऐसे होता है कि जो आपको x का मान दिया है, y का मान दिया है, असल में दिया नहीं होता, आपको खुद से ढूंढना पड़ता है कि x जो है वो 0 है, y जो है वो 3 है। ठीक है, 0 तो ऐसे कैसा रहेगा, 2 3 आ जाएगा 6, कैसा 6, माइनस का 6, बराबर के उस पार भी 6 है, पर कैसा है, जमा का है। 0 में से 6 को अगर माइनस कर भी दिया तो आंसर तो फिर भी -6 ही रहेगा। 0 में से 6 गए 6, 6 बड़ा, 6 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही रहेगा। ठीक है, उत्तर में भी क्या होगा, माइनस का निशान ही रहेगा। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे एक तरफ -6 है, दूसरी तरफ आ जाएगा जमा का 6। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर आए? हाँ या ना? पक्का बराबर आए? नहीं, तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये है माइनस का 6, ये है जमा का 6। क्या कभी प्लस माइनस वाली चीजें बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे जब हमने 0,3 को अपने समीकरण में भरा तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। अगर ये बराबर ही नहीं आई तो मतलब हमारा समीकरण संतुष्ट ही नहीं हुआ, और जब समीकरण संतुष्ट नहीं होता है तो हम कहते हैं ये जो बिंदु दे रखा है ये इसका हल नहीं है, ये इसका हल ही नहीं है। क्यों हल नहीं है? क्योंकि इसने इसको संतुष्ट नहीं किया। संतुष्ट वही करता है जो हल होता है। समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये इसका हल नहीं है। और अगर ये इसका हल ही नहीं तो ये इसके ग्राफ पर भी नहीं आ सकता। जब ये इसका हल है ही नहीं तो ग्राफ की रेखा पर भी नहीं आ सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी अगर आप वापस से पोल रिजल्ट देखो ना, वापस से पोल सेक्शन में जाओ तो देखो जरा कितने सारे बच्चों ने गलत किया था और बहुत कम बच्चों ने सही किया था। 52 में से बच्चों ने सही करा और 39 बच्चों ने गलत करा। बिल्कुल, 13 बच्चों का सही है लेकिन 39 बच्चों का गलत है। तो अब ये गलती मत करना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखा करो। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो हमने इसका आंसर है नो। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे ग्राफ के बारे में कि भाई ग्राफ होते हैं 3 तरह के। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद रखो क्योंकि इसी पर आधारित सवाल पोल में आएगा, फिर गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बीच में कोई माइक ऑन नहीं करेगा। हाँ बेटा, अभी अभी रुक जाओ, अभी उस क्वेश्चन को छोड़ो, अब यहाँ पे सीखो, क्योंकि अगर इसको नहीं देखा तो आगे वाला क्वेश्चन भी गलत करोगे। खुश हो जाओ, वो पीछे वाला क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में नहीं आएगा, वो सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन था। पर अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो पोल रिजल्ट में आएंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान से सीखो। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनता है, युग्म मतलब दो का जोड़ा, तभी तो यहाँ पे 2 लाइनें आई, यहाँ पे भी 2 लाइनें आई, यहाँ पे भी 2 लाइनें आई। तो जब भी इनका ग्राफ बनता है कितने तरह का बनता है? 3 तरह का बनता है, जिसमें नंबर 1 होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, नंबर 1 होता है प्रतिच्छेदी रेखा, नंबर 2 होती है समांतर रेखाएं और नंबर 3 होती है समपाती रेखा। कैसी दिखती है वो भी देख लो। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि किसी एक बिंदु पे आके टकराती है, जैसे कि यहाँ हुआ, जो लाल रंग की रेखा है, जो नीले रंग की रेखा है, वो दोनों ऐसे को जा रही थी और इस बिंदु पे आके एक दूसरे से वो टकरा गई। क्या किया इन्होंने? एक दूसरे से आके यहाँ पे टकरा गई। ठीक है, समांतर रेखा क्या करती है? जिनके बीच का अंतर बिल्कुल समान हो, ना कभी बढ़े ना कभी घटे। अगर इनके बीच में यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का फासला है तो जब तक ये बढ़ती जाएंगी इनके बीच का फासला 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, चलेंगे साथ साथ। जहां तक आपकी ये नीली रेखा जा रही है, मतलब जैसी जिस तरह से नीली रेखा जा रही है उसी तरह से लाल रेखा भी जाएगी, चलेगी दोनों साथ साथ, पर फिर भी इनके बीच का अंतर कम नहीं होगा, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ठीक है, अगला होता है संपाती। संपाती में क्या होता है? तो जिस
रास्ते से एक रेखा जाती है, जैसे कि जिस रास्ते से लाल रंग की रेखा जा रही है सेम उसी रास्ते से दूसरी रेखा भी जाती है, दोनों का रास्ता बिल्कुल सेम होता है। इसको बनाते हम ऐसे हैं, लाल वाली रेखा थोड़ी सी बड़ी, नीली थोड़ी सी छोटी, ताकि दूर से ही दिख जाए कि यहाँ पे दो रेखाएं बनी है। अगर एक ही रेखा बनाओगे तो पहचानने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होती है वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि इनको देख के करना क्या है। तो इनको देख के पता लगाना है कि कितने हल होंगे। जैसे प्रतिच्छेदी रेखा का केवल और केवल एक ही हल होता है। क्यों? क्योंकि हल निकालने के लिए कहा जाता है आपकी जो ये दो रेखाएं हैं लाल और नीले रंग की, लाल और नीले रंग की, ये जितनी बार बिंदुओं पे टकराएंगी उतने उसके हल निकलेंगे। क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे टकराती है, तो हम कहेंगे ये हमें केवल एक ही हल देगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा ने क्या किया, एक ही बिंदु पे टकराई तो एक ही हल होगा। बात करें समांतर रेखाओं की, तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो किसी भी बिंदु पे नहीं टकराती, क्योंकि वो आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं। जब वो मिल ही नहीं रही, जब वो एक दूसरे को काट ही नहीं रही, तो हल भी नहीं निकलेगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि इसका कोई हल नहीं होता, जीरो हल होते हैं, होता ही नहीं है। ठीक है, और तीसरे की बात करें, तीसरी होती है संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ जाती है। ठीक है, और इधर देखो तो कैसे ये हर एक बिंदु पे मिलती है, हर एक बिंदु पे। मैं यहाँ पे बिंदु बनाऊं, यहाँ पे भी दोनों रेखाएं आपस में मिली, यहाँ पे भी, चैट में मत लिखो कुछ भी, यहाँ पे भी मिली, इस बिंदु पे भी मिली, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी। आगे बढ़ाते जाओगे तो और बिंदु आते जाएंगे, बिंदु छोटे कर दोगे तो भी और बिंदु आते जाएंगे। तो आप इस रेखा पे इतने सारे बिंदु बना सकते हो कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो संपाती रेखाएं हमें क्या करती हैं, अनेक हल देती है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा देगी एक हल, समांतर रेखा हल ही नहीं देगी, और संपाती रेखा देगी इतने सारे हल कि आपके पास उसकी गिनती ही नहीं है। ठीक है, अब इन हल देने के हिसाब से, हल देने के हिसाब से हमने इन रेखाओं को क्या किया, दो वर्गों में बांटा। जो हमें हल देता है वो है प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा हमें देती है एक हल, संपाती हमें देती है अनेक हल। हमें एक या अनेक से फर्क नहीं पड़ता, हमें हल मिल रहा है, हम इसी में खुश हैं। एक मिले चाहे अनेक मिले, हल तो मिल रहा है ना। तो जब हल मिलेगा तो हम कहेंगे ये रैखिक युग्म, सॉरी संगत है। जब हमें हल मिलेगा तब हम कहेंगे कि ये रैखिक युग्म कैसे हैं, संगत है। ठीक है, और अगर मान लो हल ही नहीं मिल रहा हो, वो कहाँ होता है, वो होता है समांतर रेखा के केस में। कोई हल ही नहीं जब मिलता तो उसे हम कहते हैं कि ये असंगत युग्म है। अगर हल मिलेगा तो हम कहेंगे युग्म कैसा है, संगत है। लेकिन अगर हल ही नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे असंगत है। अब पोल में क्वेश्चन क्या आएगा, पोल में क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ को देखो और ये बताओ ये संगत है कि असंगत है। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कितने हल देता है, कौन सा ग्राफ कितने हल देता है। तो संगत होती है सिर्फ दो केसेस में, प्रतिच्छेदी वाले केस में और संपाती वाले केस में। लेकिन अगर रेखाएं समांतर हो तो उसे हम कहते हैं असंगत। ठीक है, तो जिस जिसको भी ये क्लियर है वो वाई टाइप कर सकते हैं, लेकिन जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ वो फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सीधा पोल सेक्शन में है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम एक बार और बता दो। ठीक है, एक बार इसको और समझेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ बिल्कुल बताएंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया? यस मैम। ठीक है, देखो, और सबसे जरूरी बात, क्लासेस रोज लगाया करो भाई। एक भी क्लास मिस करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, सच में कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रोज क्लास लगा रहे हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ रहे। पहले एक दिन छुट्टी होती थी, एक दिन क्लास होती थी, पर अब रोज क्लासेस लग रही हैं। तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है, तो इसलिए रेगुलर आया करो। ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में अच्छे से सीखा था। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं और उनका जब ग्राफ बनता है तो तीन तरीके से बनता है। ठीक है, इतना समझ लो पहले तो कि कितनी तरह से ग्राफ बनता है, तीन तरीके से बनता है। नंबर वन, या तो, हाँ जी बेटा रोज क्लास लगती है, सोमवार से लग रही है,
आज तीसरा दिन है कि आपकी क्लास लगातार लगी है। सोमवार से हम रोज क्लास ले रहे हैं। हमने सोमवार को भी ली थी, मंगलवार को भी ली थी और आज भी ले रहे हैं, ठीक है, और आगे भी लेते रहेंगे। तो 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। नंबर 1 तो आपने ये चीज याद रहे, ग्राफ बनेंगे 3 तरह के। अब उन ग्राफ से क्या क्या मतलब निकलता है वो सीखना जरूरी है। तो नंबर 1, अगर आपको पोल के क्वेश्चन में प्रतिच्छेदी ग्राफ दिखेगा, कैसा ग्राफ दिखेगा? प्रतिच्छेदी। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, जो आपस में एक दूसरे को काट देती है ना, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। तो अगर आपको ये वाला ग्राफ दिखेगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई ये संगत है कि असंगत है, तो आप कहेंगे ये संगत है। क्यों संगत है, किस लिए संगत है? तो संगत युग्म वो होते हैं जिनका ग्राफ हमें हल निकाल के देता है। जैसे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा का केवल और केवल एक ही हल निकलेगा। क्यों निकलेगा एक हल? क्योंकि जितने बिंदुओं पर रेखाएं आपस में टकराएंगी उसके उतने हल निकल के आएंगे। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा इस एक बिंदु पे टकराई, लाल रेखा नीली रेखा इस एक बिंदु पे आपस में टकरा रही हैं, एक बिंदु पे टकराई ना, तो हम कहेंगे एक बार ये टकराई तो इसका जो है वो एक हल होगा। हमें मतलब है हल से, हमें हल मिलना चाहिए। 1 मिले, 2 मिले, 10 मिले, 1000 मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हल निकलना चाहिए। तो प्रतिच्छेदी रेखा ने हमें हल निकाल के दे दिया, तो जो भी हल निकाल के देगा उसको हम संगत युग्म कहते हैं। बोलो इतना समझ आया? जिसको भी डाउट था इतना समझ आया? प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक बिंदु पे काटा, एक बिंदु पे काटा मतलब एक हल निकाल के दिया, एक हल निकाल के दिया मतलब संगत होगा, ठीक है, मतलब संगत होगा। फिर बात करते हैं समांतर रेखा की। तो समांतर रेखा देखो किसी भी बिंदु पे नहीं टकरा रही, एक दूसरे को टच भी नहीं कर रही, तो हम कहेंगे जब ये टकरा ही नहीं रही किसी के साथ और ना ही इसका कोई हल निकल रहा, इसका कोई हल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी बिंदु पे टच ही नहीं हो रही है। तो जब कोई हल नहीं होता है तब हम कहते हैं कि जो हमारा रैखिक युग्म है वो असंगत है। कैसा है? असंगत है, ठीक है। जब हमें कोई हल ही नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे वो रैखिक युग्म क्या है? असंगत है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आखिरी केस की। आखिरी केस में क्या हो रहा है? ये 2 रेखाएं तो एक के ऊपर एक चढ़ी है, जिस रास्ते से लाल रेखा जा रही है उसी रास्ते से नीली रेखा भी जा रही है, तो हम कहेंगे ये तो भाई ऐसी रेखाएं हैं जो प्रत्येक बिंदु पर मिल रही है। प्रत्येक बिंदु पर, एक भी बिंदु इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर ये मिल ना रही हो। प्रतिच्छेदी रेखा एक ही बिंदु पे मिल रही थी और संपाती रेखा तो हर एक बिंदु पे मिल रही है। तो हमें पता है कि रेखा के ऊपर हम कितने बिंदु बना सकते हैं? अनगिनत। तो अगर हम एक रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदु बना सकते हैं मतलब अनगिनत बिंदुओं पे आपस में मिल रही होंगी, अनगिनत बार मिल रही हैं, तो हल भी कितने हुए? अनगिनत, ठीक है। अनगिनत बार एक दूसरे से मिल रही हैं तो हल भी कितने होंगे? अनगिनत होंगे। या फिर हमें मतलब है हल से, हमें चाहे एक हल मिले, 1000 हल मिले, जितने मर्जी हल मिले, हल मिलना चाहिए। तो इसमें भी हल मिल गए, है ना, हल मिल गए, तो हम कहेंगे ये भी क्या है? ये भी संगत है। ये भी क्या है? तो ये भी संगत है, ठीक है। तो चलो अभी इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे उससे पता लगेगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। फिर अगर मुझे लगा कि दोबारा समझना है तो फिर समझेंगे। तो अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने इस ग्राफ को देखना है और इस ग्राफ को देख के बस इतनी सी बात बतानी है कि ये संगत है कि असंगत है। मैं बता देती हूँ ये ग्राफ है कैसा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु बिंदु देख के आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा है कि एक रेखा गई ऐसी, ओके, और दूसरी रेखा भी गई उसी के साथ। जहां से एक रेखा गई वहां से ही दूसरी रेखा भी गई। तो अब इसको ध्यान से देखो, आंसर देना है पोल में, क्योंकि पोल अभी ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर पोल ओपन होगा। तब तक के लिए अपना आंसर जो है उसको डिसाइड कर लो, उसको ढूंढ लो। और अभी आपने आंसर देना है पोल में।
डन में यस मैम। ठीक है, डन मैम। मैम पोल का रिजल्ट नहीं दिख रहा। ओके अभी दिख जाएगा। ठीक है, हाँ जिनका भी हो गया है बस हैंड रेज कर लिया करो। अभी रुको, हैंड डाउन किए मैंने सभी के, अब हैंड रेज करो जिसने जिसने आंसर किया, क्योंकि पहले सभी के हैंड रेज थे। हाँ ठीक है, ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। अगर आपको ग्राफ का अब अच्छे से नॉलेज हो चुका है कि ग्राफ कैसा है, किस ग्राफ के कितने हल निकलते हैं और किसके हल ही नहीं निकलते हैं, अगर वो चीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। लेकिन अगर उसमें डाउट है तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी डाउट आएगा। और अगर मैं बात करूं थर्ड चैप्टर की, तो ये 3 केस जो हमने पढ़े, पूरा थर्ड चैप्टर इन केसेस पर ही आधारित है। अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ वाले पोर्शन की अगर बात करें, आपको ग्राफ से कोई क्वेश्चन आता है तो ये 3 केस आपको पता होने चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए 45 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास है 65 बच्चे। 65 में से 47 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 65 के 65 बच्चों के आंसर आने चाहिए। 2 बच्चों के पास पोल नहीं आता तो 63, 63 बच्चों के आंसर तो आने ही चाहिए। अगर आप पोल में आंसर नहीं करोगे तो क्लास लगाने के बावजूद भी आपकी अब्सेंट मार्क होगी। आज के बाद से जितने भी बच्चों का नाम रेड मार्क में आएगा, लाल रंग में आएगा, समझ जाना कि आप सभी उस क्लास के लिए एब्सेंट हो। सर से भी मैं इस बारे में बात अगर कर मैम लूंगी। किसी का पेपर गलत हुआ तो? नहीं, गलत की बात नहीं है, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने पोल पर में तो मैम आंसर मेरी तो किया है ना। क्लास ज्वाइन नहीं होती। हाँ आपका अलग है ना, खुशबू और अविनाक्षी, आप दोनों के अलावा। आपका नाम मैं व्हाइट में ही लिखती हूँ। हाँ बोलो। मैम बोलते हो फिर चुप हो जाते हो, आगे मैम बोला करो। ऐसे कह रही थी कि मेरा तो चलता है पोल। हाँ तो चलता है तो आंसर देना है ना। आप कह रहे हो ना अरे आप नहीं, देखो इस क्लास में और भी बच्चे हैं ना, B25, B10, तो दूसरे वाले क्लास की खुशबू की बात हो रही है। ठीक है, 51 बच्चों ने आंसर दिए। 14 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो इसका मतलब 14 बच्चे क्लास में तो हैं, पर क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं है। तो तैयार रहना अपने अब्सेंट के लिए। पोल रिजल्ट में आ जाएगा, पोल रिजल्ट में जिसका भी अब रेड में नाम है उसके आगे मैं अब्सेंट लिखा करूंगी, समझ जाना कि आपकी अब्सेंट लग गई है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि इतना छोटा सा सवाल है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ तो इसमें करना नहीं है, देखना है, आंसर देना है, हाँ या ना, संगत की असंगत, बस इतना ही बताना है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो अपना चैट बॉक्स में। बताओ आपको क्या लगता है, ये संगत है कि असंगत है? हम ये संगत लगता है। चलो पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो, ये रेखाएं है कैसी? संगत। संपाती। बिल्कुल ये रेखाएं हैं। हाँ अभी आंसर दे दिया ना, अब आप माइक ऑफ कर दो, बिल्कुल माइक ऑफ कर दो। ये रेखाएं हैं संपाती। संपाती रेखाएं कितने हल देती हैं? अनेक। बिल्कुल, अब हमें मतलब है हल से, अनेक मिले चाहे एक मिले क्या फर्क पड़ता है, हल तो मिल रहा है ना, तो बस उसी में खुश रहो। हल मिल गया तो मतलब ये संगत होगा। हल मिल गया, अनेक हल, भाई एक हल चाहिए था इसलिए तो हमें अनगिनत हल लाके दे दिए, तो संगत। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बी गलत है। ठीक है, ठीक है, एक और चीज देखो, असंगत सिर्फ एक ही केस में होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। जब आपकी रेखाएं समांतर होंगी तो युग्म असंगत होगा। जब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो संगत रहेगा, संपाती है तो भी संगत रहेगा।
कब होगा असंगत? सिर्फ तभी जब आपकी रेखा समांतर है, मतलब एक जो है वो ऐसे को जा रही है, दूसरी जो है वो ऐसे को जा रही है, तब हम कहेंगे कि भाई कोई हल नहीं है। और जब हल नहीं होता तो उसे कहते हैं असंगत। ठीक है, बाकी संपाती हो या प्रतिच्छेदी हो तो संगत ही होता है। ये संपाती था इसलिए ये संगत है। मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसा होता कि एक जो है वो रेखा ऐसी जो जा रही है सीधी ऐसी जाती, ये वाली रेखा जो है वो ऐसी सीधी ही जाती, और परे से कोई और रेखा आके इसको टक्कर मार के चली जाती, तब क्या कहते? तब क्या उत्तर होता? प्रतिच्छेदी मैम। प्रतिच्छेदी नहीं, इसमें बताओ ना, संगत असंगत में क्या होता? संगत मैम। संगत में। तब भी संगत होता क्योंकि प्रतिच्छेदी है। बिल्कुल, प्रतिच्छेदी और संपाती संगत होती हैं। लेकिन अगर मान लो आपका ऐसा होता कुछ कि एक रेखा जा रही है इसके ऊपर से और दूसरी रेखा, बेटा अभी क्लास लगा लो और प्रोग्राम आप कल भी देख सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होगा? संगत की असंगत? असंगत में। बिल्कुल, क्योंकि ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा कैसी होती है? समांतर रेखा हल नहीं देती, जब हल ही नहीं देगी तो असंगत होगी। ठीक है, तो चलिए। दिखाई नहीं दे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? रही। यस मैम, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। रुको फिर से शेयर करती हूँ। बेटा अभी हेलो हाय नहीं करनी है मंजू, व्हाट्सएप पे आप बात कर लिया करो, चैट बॉक्स में मत किया करो। अभी क्लास चल रही है ना, रिकॉर्डिंग के बाद बोल देना जो बोलना है, अभी कुछ मत बोलो। चलो अभी देखो, अभी स्क्रीन नजर आई? यस मैम। नो मैम। ठीक है, तो बेटा मतलब आपकी तरफ से इशू है, या तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, या तो इंटरनेट खत्म होने वाला है, या तो आपका ऐप अपडेटेड नहीं है। तो आप कुछ सोल्यूशन ढूंढो इसका, क्योंकि इसके दो ही सोल्यूशन है, या तो ऐप को अपडेट करो या तो फिर क्या, नेटवर्क देखो। ठीक है, चलो फिर करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसमें पहले टिक हुआ है, ये गलत है, इसको मत करना। ठीक है, मतलब गलत नहीं, मतलब ये गलती से इस पे टिक लग गया है, ऐसे ऐसे कुछ मैंने कर दिया था। आपको यहाँ पे दिया है एक ग्राफ, अच्छे से इसको देखना, इस ग्राफ को। ये ग्राफ जो है वो ऐसा है, एक रेखा जा रही है यहाँ से बिल्कुल सीधी, और दूसरी रेखा भी जा रही है यहाँ से ही बिल्कुल सीधी। देखो ये किस तरह की रेखाएं हैं, और ये संगत की कैटेगरी में आता है कि असंगत की कैटेगरी में आता है। अगर आपने ग्राफ वाली चीज आपकी क्लियर है तो आंसर सही आ जाएगा, लेकिन ग्राफ वाली चीज क्लियर नहीं है तो फिर वही चीज थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलो फिर अभी आंसर दे दो होल सेक्शन में जाके, ये संगत है कि असंगत है? हाँ बेटा अभी मेरे ऊपर क्या बोल देखो जरा, अब हैंड रेज करो। कुछ बच्चे एम ही हैंड रेज कर देते हैं, अभी आंसर दिया नहीं होता है और एम ही हैंड रेज कर देते हैं। ओके चलो सभी कोशिश करो। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ओके, हाँ हैंड रेज कर लिया करो। डन मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। 40 बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में हमारे पास है 62 बच्चे, 62 में से 2 के पास पोल नहीं तो 60 बच्चे हुए। तो 60 में से अभी 46 बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आराम से कर लो, सोच समझ के करो, करना कुछ नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है। आसान है मैम। ये किसने मुझे हम ऐड एक कर दिया? मैम हो गया। मैम पोल में थर्ड क्वेश्चन था ना? सेकंड, मतलब हाँ थर्ड है, बट पोल रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो वो अभी के लिए तो ये फर्स्ट ही है, ये पोल रिजल्ट में आएगा, यहाँ से शुरू होगा। प्रैक्टिस का था ना? हाँ प्रैक्टिस का था वो,
पर ये नहीं है प्रैक्टिस का, ये आएगा। ठीक है भाई, 50 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। अभी भी जो है वो 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो देख लेना आपके परसेंट मार्क ना हो जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बताइए क्या है, ये संगत है कि असंगत है? मैम असंगत। बिल्कुल असंगत मैम। असंगत है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये कैसी हैं? समांतर है, और समांतर रेखा हमें कितने हल देती है? मैम असंगत है, कोई हल मैम कोई कोई हल हल ही नहीं नहीं देगी, और जब ये कोई हल ही नहीं देगी तो असंगत होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमने सीख लिया था ग्राफ के बारे में, जो भी हमने किया था वो सब कुछ हमने सीख लिया। अब हम करेंगे इस टॉपिक को, और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए आपको ये सीखना जरूरी है, आपको इसको याद रखना जरूरी है, तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला टॉपिक आना ही आना चाहिए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अच्छा, पहले तो बात करते हैं कि व्यापक रूप होता क्या है। तो व्यापक रूप का मतलब होता है कि जितने भी रैखिक समीकरण युग्म होंगे, आपको कहीं मैथ की बुक में, चाहे 10th की हो, चाहे +1 की हो, चाहे +2 की हो, चाहे आपके उससे ज्यादा हायर लेवल की स्टडीज हो, अगर कहीं पर लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो वो देखने में ऐसे ही होंगे। इसे हम कहते हैं व्यापक रूप। जैसे कि मान लो अब हमें किसी इंसान को जनरलाइज करना है, किसी इंसान का व्यापक रूप बताना है, तो हम कहेंगे उसके पास होती है दो टांगे, दो होती है बाजू, एक होता है मुंह, मुंह में होती है दो आंखें, एक मतलब और होंठ, और एक नाक, और दो कान। ठीक है, तो ऐसे बताएंगे हम। किसी भी इंसान के बारे में हमने जनरली बताना हो, किसी जानवर के बारे में बताना हो तो बोलेंगे चार टांगे होती है, पूंछ होती है ना, आंखें दो, उनकी भी दो होती हैं, कान उनके भी दो होते हैं, वैसे बताएंगे। तो वैसे ही गणित में हमें जब एक रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताना हो कि वो कैसा दिखता है, तो फिर हम उसके व्यापक रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इसका व्यापक रूप, जिसको आप अच्छे से नोट कर लो, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो। जैसे हमने बहुपद के बारे में किया था, बहुपद का व्यापक रूप हम लिखते थे, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखते थे ax² जमा bx जमा c, ऐसे ऐसे लिखते थे, है ना। तो ये होता था द्विघात बहुपद का मानक रूप, कि जितने भी द्विघात बहुपद है, जितने भी द्विघात बहुपद आप देखोगे वो सभी दिखने में ऐसे ही होंगे। ठीक है, वो सभी क्या होंगे? दिखने में ऐसे ही होंगे। तो से ठीक उसी तरह जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो भी देखने में ऐसा होता है, उसके पास दो समीकरण होंगे। और कैसे होंगे? तो दो चर वाले। जैसे इसका मैं अभी उदाहरण लिखती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5x - 4y जमा 10 बराबर 0। ठीक है, ये है मेरा पहला समीकरण। क्योंकि बात कर रहे हैं युग्म की, तो युग्म में कभी भी एक समीकरण नहीं होता, हमेशा दो समीकरण होते हैं। तो इसी के जोड़ीदार एक और समीकरण होगा, जिसे मैं लिखूं 6x जमा 9y - 15 बराबर 0। अब ये है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि ये जोड़े में है। और आपको थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन कोई भी अगर आएगा तो हमेशा ऐसा ही होगा, दो के जोड़े में। ठीक है, अब हमने इनकी तुलना करनी होती है, इनको इनके मानक रूप से इनकी तुलना करनी होती है। तो जो पहला समीकरण होता है जिसको ऊपर लिखा जाता है, इसकी तुलना करेंगे हम किससे? a1x। एक क्यों लिख रहे हैं? a1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पहला समीकरण है। पहले समीकरण के a को a1 बोलते हैं। ठीक है, a1x जमा का निशान b1y जमा का निशान c1 बराबर में 0।
ठीक है, क्या हो गया अभी, फोन का डेटा खत्म होने वाला है। बेटा फोन के डेटा को तो संभाल के रखा करो ना, आपको पता है रोज क्लासेस होती हैं और इम्पोर्टेंट क्लासेस है, तो ये टॉपिक तो बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो मैंने इसकी तुलना इससे की, पहले समीकरण की तुलना मैंने इससे की। ठीक है, आप तो जब करो, आपको तो कहीं और जाना है तभी आप ऐसे बहाने मार रहे हो, है ना। तो पहले समीकरण की तुलना मैंने इससे कर दी, अब दूसरे की तुलना किससे करेंगे, तो करने तुलना इससे ही है, बस a को अब a2 लिख देंगे, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर में 0। जब जब आपको दो समीकरण दिखेंगे, पहले वाले समीकरण की तुलना करेंगे a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 से, और दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे a2x a2y सॉरी a2x b2y जमा c2 बराबर 0 से। ठीक है, अब यहां से सवाल उठता है कि आपने इसकी तुलना कर दी, तुलना क्यों करते हैं, तुलना करते हैं हमेशा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालने के लिए। तो हम लिख लेते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। अभी जो आप क्वेश्चन करोगे आगे, तो आपको हर सवाल में इनका मान निकालना ही पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से सीखो, बिल्कुल अच्छे से सीखो कि जब जब आपको ऐसे समीकरण दिखेंगे, आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका मान निकालना ही पड़ेगा। बताओ यहां पर b1 कितना है, b1 -4y -4y 4y। देखो, जब b1 की बात करते हैं ना, तो सिर्फ संख्या लिखते हैं, y को मत लिखा करो। जब आपको बोला b1 तो सिर्फ क्या लिखेंगे, संख्या। तो ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, -4। और अगर मैं आपको बोलूं कि C2 का मान बताओ, C2 -15 बिल्कुल -15। अगर मैं बोलूं A1 का मान बताओ, 5 मैम 5। अगर मैं बोलूं B2 का मान बताओ, 9। अगर मैं बोलूं C1 का मान बताओ, 10 मैम 10। और अगर मैं बोलूं A2 का मान बताओ, 6 मैम 6। बिल्कुल बिल्कुल, A1 बराबर है 5 के, B1 बराबर है -4 के, C1 बराबर है 10 के। उसी तरह से A2 बराबर है 6 के, B2 बराबर है 9 के, और C2 बराबर है -15 के। तो बस अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपका यही काम होगा कि आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनका मान निकालना है। लेकिन क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे, क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के पूछे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी। तो ये यहाँ पर एक सवाल है, ये सवाल है थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल, मतलब घुमा फिरा के पूछा है। ठीक है, तो इसकी तुलना मैं कर लेती हूँ, फिर आप मुझे बताना A1 B1 C1 की वैल्यू, A2 B2 C2 की वैल्यू। इसकी तुलना करेंगे A1x जमा B1y जमा C1 बराबर 0 के साथ, और इसकी तुलना करेंगे A2x जमा B2y जमा C2 बराबर 0 के साथ। जिसको भी आंसर मिल जाएगा वो मुझे बता देना। हिंट दूं, हिंट ये है कि पहले इनको इनके मानक रूप में लिखने की कोशिश करो। ओके, A1 कह रहे हो आप 1 है। अच्छा, मैं सीधा आपसे अगर बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछूं, मुझे आप वैल्यू बताओ C1 की और C2 की, बाकी मुझे किसी की वैल्यू नहीं जाननी, मुझे वैल्यू जाननी है C1 की और C2 की, बस मुझे इन दोनों की वैल्यू बताओ। मैम C2 तो 20 है और C1 0 क्या मैम? चलो C1 ठीक बताया, पर C2 गलत है। मैम C2 होगा -20 -20 मैम। ओके, अब करेक्ट है। ठीक है, तो वेरी गुड, चलो आपने इसका आंसर दिया, बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि इसका आंसर आया कैसे। सबसे पहले हमने लिखा इसका मानक रूप, हमने लिखा A1
x, हमने लिखा b1y, हमने लिखा जमा c1 बराबर 0। पहले समीकरण की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण अगर x वाली चीज देखें तो x के नीचे x है, संख्या कोई नहीं। जमा का निशान, y वाली टर्म देखें तो जमा की नहीं है, यहाँ पर माइनस की है, तो इसको लिख दिया माइनस का 2y। बात करें c1 की, क्या आपको इस समीकरण में c1 जैसी कोई चीज दिख रही है? बताओ। नो मैम। हाँ या ना? नहीं दिख रही, क्योंकि अगर C1 वाली चीज होती तो यहाँ लिखी होती या तो जमा में कोई संख्या या तो माइनस में कोई संख्या, पर लिखी होती, पर नहीं लिखी थी। बस x और y वाली टर्म लिखी थी, x और y वाले पद को लिखा था, C वाले को नहीं लिखा था। तो जब कोई चीज लिखी ही ना हो, जैसे कि C1 है वो लिखा ही ना हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0। तो C1 की जगह पे कोई संख्या नहीं है, मतलब उसकी जगह पे 0 है, और बराबर में भी लिख दिया 0। तो ये हमने क्या किया, इसकी तुलना कर दी। अब आप बोलोगे अच्छा C1 की जगह पे कुछ नहीं लिखा था, उसको आपने लिया 0, और जब A1 की जगह पे कुछ नहीं लिखा होता उसको आप कभी 0 नहीं लेते, उसको आप हमेशा 1 लेते हो। तो डिपेंड करता है। अगर कोई गुणा होने वाली चीज मिसिंग है, जैसे कि A1 क्या कर रहा है, x के साथ गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? x के साथ गुणा कर रहा है। तो अगर कोई चीज गुणा करती है तो वहां पे हम अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की गुणा अगर x में कर भी दी तो क्या फर्क पड़ा, आएगा तो x से कम तो x ही होता है। तो इसलिए हम A1 की जगह पर और B1 की जगह पर 1 लिख सकते हैं। लेकिन जो C1 है वो किसी के भी साथ गुणा नहीं कर रहा, वो जमा कर रहा है। तो अगर जमा वाली चीज में कोई चीज जमा कर रही हो और वो मिसिंग हो तो उसकी जगह पे 1 नहीं लिख सकते। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो मैंने अपने समीकरण को ही बदल दिया, अपना सवाल ही चेंज कर दिया, और सवाल हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कोई चीज अगर जमा हो लेकिन वो मिसिंग हो तो उसकी जगह पे 0 लिखो, लेकिन अगर कोई चीज गुणा कर रही हो और वो मिसिंग हो तो उसकी जगह पे 1 लिखा जा सकता है। इस फर्क को समझ लो, ठीक है। गुणा हो रहा होगा तो 1 लिख सकते, और माइनस के केस में 0 ही लिखना पड़ता है। तो हमने इसकी तुलना कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला समीकरण हमारे पास था, पहले उसका मानक रूप लिखते हैं। तो उसका मानक रूप है a2x जमा b2y जमा c2 और बराबर में 0। लेकिन हमारा जो समीकरण है वो तो कुछ अलग ही तरीके का है। समीकरण में लिखा है 3x जमा का निशान 4y, C2 की जगह पे कुछ है ही नहीं और सीधा लिख दिया है 0 की जगह पे 20। अब ये तो गड़बड़ हो गई, मानक रूप में आया ही नहीं। तो पहले इस सवाल को इसके मानक रूप में लिखने की कोशिश करो। अब हमें करना क्या है, हमने देखा कि मानक रूप में बराबर के बाद हमेशा 0 होता है। हमेशा कितना होता है बराबर के बाद? 0, ठीक है। तो जो ये 20 है, यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो आंसर हो, सॉरी, जो बराबर के उस तरफ हो वो 0 हो और कुछ ना हो। तो हमने कहा वो तो एक ही तरीके से हो सकता है। अगर मुझे 20 की जगह पे 0 लाना है तो वो एक ही तरह से हो सकता है। किस तरह से? अगर मैं 20 को यहां से उठा दूं और बराबर के उस पार भेज दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने 3x को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, 4y को ऐसे का ऐसा रहने दिया। अभी मेरी तरफ से बाय नहीं है, अभी पूरे 8 मिनट है। और 20 को यहां से उठा के इधर भेज दिया। क्या किया? 20 को यहां से उठा के इधर भेज दिया। अब 20 बैठा है यहाँ जमा वाला, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो इसलिए ये बन गया माइनस का 20। क्या बन गया? ये माइनस का 20, और इसके बराबर में क्या रह गया? 0, ठीक है। क्योंकि 20 खत्म हो गया ना, उसकी जगह पे कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो 0 लिखते हैं। अब बन गया ये मानक रूप। अब इसकी तुलना करो तो A2 की जगह पर 3 है, ठीक है, B2 की जगह पर 4 है और C2 की जगह पर माइनस का 20 है। जैसे ही हमने 20 को उठा के इधर लिखा तो हमारा मानक रूप भी बन गया और हमें C2 की जगह पे जो वैल्यू थी वो भी मिल गई, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने आपको C1 के बारे में पूछा, तो C1 आपने कहा 0 है क्योंकि वो था ही नहीं। और जब मैंने C2 के बारे में पूछा तो आपने कहा था कुछ बच्चों ने 20, लेकिन 20 नहीं होगा, -20 होगा। चलो,
तो इसका ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट कि कैसे कैसे हम क्या क्या करते हैं। अगर हमें चीज दी ही ना हो तो उसकी जगह पे 0 लेना पड़ता है, और अगर चीज दी है पर आड़ी टेढ़ी दी है, ये हर कहीं लिख के दी है, तो उसको सीधा कैसे लिखे वो हमने सीखा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये तो हमने कर दिया। ये करो जरा, मैम एक बार पीछे ये सवाल करना। करके बताओ, स्क्रीनशॉट वाला ये, हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ अपना, मतलब फिर यस बोल देना। मैम कर लो आगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के। आपको बोला है 4 बराबर 5x माइनस का 3y, ये आपको दिया है एक रैखिक समीकरण। आपको बोला है भाई सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले इसको लिखो ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, इस रूप में लिखो और फिर बताओ कि a कितने के बराबर, b कितने के बराबर, c कितने के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे a1 b1 c1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक ही समीकरण था। जब समीकरण एक होता है तो इतनी चिंता नहीं करते, तब हम डायरेक्ट जो है एबीसी लिखते हैं। लेकिन अगर 2 समीकरण हो तो लिखना पड़ता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताओ। पूरा लिख दो, ए बी सी तीनों लिख दो, ऐसे मत लिखो अलग अलग करके। एक ही आंसर में, एक ही मैसेज में लिखो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, फिर वही मैसेज भेज दो, अलग अलग मत लिखो। मैम एक बच्चा आपको नमस्ते कर रहा है। अच्छा हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटा, लेट हो गए सचिन ना बहुत ज्यादा, आप क्लास तो खत्म होने वाली है, टाइम से आया करो क्लास में, ठीक है। 5, ठीक है दीपिका, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो हमने इसको इसके मानक रूप में लिखना था। 5x और 3y को हमने नहीं छेड़ा, ऐसे ही रहने दिया। 4 को उठाया और उधर भेजा, 4 को उठा के उधर भेज दिया। तो हम ax के नीचे लिखेंगे 5x, क्या लिखेंगे ax के नीचे 5x, by के नीचे लिखेंगे 3y, और 4 को उठा के उधर भेज रहे हैं, मतलब 4 कैसा बन जाएगा, 4 बन जाएगा माइनस का। तो ये बन जाएगा 5x माइनस का 3y माइनस का 4, और बराबर में कितना लिखेंगे, 0 0। 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। अच्छा सभी को समझ आया ना कि 4 माइनस का क्यों हुआ, यहाँ पे 4 जमा का था, 4 को उधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, क्योंकि कोई संख्या अगर बराबर के उस पार जाती है तो वो अपना चिन्ह बदल देती है। ठीक है, तो इसलिए हमने जब इसका समीकरण बनाया तो ये कुछ ऐसा बना, और ऐसा बनने के बाद अगर ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछे तो भाई ए की जगह पर 5 है, बी की जगह पर माइनस का 3 है, और सी की जगह पर माइनस का 4 है। करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अभी के क्लास को इतना रखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बचा के रखते हैं, अगली क्लास में भी सीखना है। अगली क्लास में हम इसी तरह के पोल की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास आपकी कल नहीं होगी, अगली क्लास आपकी होगी अब शुक्रवार को, क्योंकि कल जन्माष्टमी की अवंती की तरफ से आपको छुट्टी है, तो कल कोई क्लास नहीं होगी। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, मतलब शुक्रवार में।